चलिए, ओके, ऑल सेट। लाइव टेलीकास्ट के दौरान अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज व्हाट्सएप मी टू 9830259002। मैं चैट सेक्शन अपने मोबाइल का देखता हूँ, आई डू नॉट मॉनिटर द एडू दोस्त ऐप चैट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। आज एक फ्रेश टॉपिक होगा। अ फ्रेश टॉपिक मीन्स अ टोटली फ्रेश टॉपिक, बिकॉज कल एक वार्म अप सेशन हम लोग किए थे, एंड जस्ट टू रिकॉल, जो एब्सेंट थे, बाय चांस नहीं आए थे, 2-3 things we have done yesterday, like every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। ये वर्ड याद है? इसका एक डीपर मीनिंग समझे थे। सिंपल मीनिंग कि कल को अगर कंपनी की हालत खराब हो तो पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स आर नॉट अटैच्ड। बट फर्म में ये एक विडंबना और दुखद बात थी कि फर्म में हम पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर लेते थे पार्टनर्स के। अगर फर्म के एसेट्स से फर्म के लायबिलिटीज हम नहीं चुका पा रहे हैं तो। याद आया? आज हम क्या देखने वाले, वैसे कल भी देख चुके थे। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो? जोर से बोलो। एंड हु मैनेजेस द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब तुमको एक बेसिक चीज पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, कि कंपनी में ना शेयर होल्डर्स मीटिंग होता है। सुना इतना तो कभी? एजीएम, ये देखो एक वर्ड सब जानता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स मीटिंग होता है, सब सुने थे, यस और नो? जो घर पर बैठे हैं, कंपनी में बोर्ड मीटिंग भी होता है, दैट इज मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में बहुत टाइप की मीटिंग्स होते हैं। ये तो ब्रॉडली दो नाम मैंने बोला, शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। आज क्या पढ़ने वाला है हम लोग, ध्यान से सुनो। इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये शायद आप लोग पहले सुने, इसके बाद नया कुछ हो जाएगा। आई टोल्ड दैट बुक आ गया ना, अब तो बुक पे भी लिखना, गंदा करना, जो करना अपना। यू आर द ओनर ऑफ द बुक नाउ। लुक हियर, जो घर पे बैठे हैं उनको बुक्स डिस्पैच हो गई है। मैं वो टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग वाला ही नोट्स यूज कर रहा हूं जो कल मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाला था। एक बार फिर डाल देता हूं, बाई चांस कोई आज ग्रुप ज्वाइन किया हो। जस्ट अ सेकंड। यस, ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। एक दुनिया में एक वर्ड है रेजोल्यूशन। अब आप बोलोगे हाँ सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने भी 1 जनवरी को लिया था, जो कभी कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लाई नहीं होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसको आप उसको कंप्लाई करते हैं। यानी कि इंग्लिश का एक सिंपल मीनिंग क्या है, व्हेन आई से द वर्ड रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? डिसीजंस। यस और नो? आप डिसीजंस ले रहे हैं तो डिसीजन के लिए नॉर्मल बिना पढ़े भी बता दो। अगर 10 दोस्त हैं, 10 में से 6 दोस्त बोल रहे हैं ये मूवी जाना है, 4 दोस्त बोल रहे हैं वो मूवी चलना, हिट नहीं है तो क्या हुआ, पर बहुत अच्छा है। एक मूवी आई थी, एक साल था, 12th फेल। तो कुछ फ्रेंड बोल रहे हैं कि 12th फेल देखेंगे, कुछ बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको तो वो पठान ही देखना है, जवान ही देखना है। तो 6 बोल रहे हैं जवान, 4 बोल रहे हैं 12th फेल, कौन सा जाया जाएगा? वाई? हाँ, नहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। अब जाना कौन सा पड़ेगा, दोस्ती यारी में भी जिसमें मेजॉरिटी बोल देता है। यस और नो? रुको रुको, अभी हम कुछ लिखेगा नहीं। तो रेजोल्यूशन का मतलब है डिसीजंस। तो हम लोग को कंपनी में कंपनी चलाने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अभी हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। तो मैं सपोज एक सिंपल लाइन लिख रहा हूं, अभी कॉपी मत करना प्लीज। शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में जब हम डिसीजन लेने जाते हैं तो 2 अल्फाजों का प्रयोग मैं करने वाला हूं, आप ध्यान से देखना वो 2 अल्फाज कौन से हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कॉपी मत करना, ये वर्ड देखा है आपने शायद पहले। एंड एक और शब्द आप लाइफ में देखोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, मैं सिर्फ बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूं, वी विल बी एंटरिंग द डीप टनल ऑफ नॉलेज इन सम टाइम। डिसीजन लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में जो घर पे बैठे हैं, ध्यान से सुनिए, हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं या अच्छा, तो एक लड़का पूछता है मतलब सर जो मन करे, आज ब्लैक टी शर्ट पहनना है या रेड पहनना है या वायलेट पहनना है, कौन सा?
एक्ट हमारा कंपनीज एक्ट जो कल पढ़े थे हम लोग, कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है, इस बार ईमानदार रहना, एकदम अच्छे से सुनना, हमारा कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है कि इस मैटर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। हम या तुम डिसाइड नहीं करते। आज वार्ड लगवा दें क्या? कहां लिखा होता है बेयर एक्ट? याद है कल सुने थे वर्ड, या नहीं सुने तो अब सुन लो। पार्लियामेंट जो एक्ट पास करता है उसमें हर सेक्शन के लिए अपना अपना लिखा रहता है, यहां पे इतने लोगों की सहमति चाहिए, इतने लोगों का कंसेंट चाहिए। तो व्हेन आई से द वर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दिख रहा है घर वाले लोग, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या बोला? जोर से बोलो, माइक में बोलो। 50%, मतलब 50, हाँ 50 ना, डांडिया करेंगे भाई। अच्छा, लड़का बोलता है 50%। एग्जाम्पल है, सपोज मेरे से नहीं पढ़ रहा, कोई इसको सिखा दिया होगा, नहीं तुम बूढ़े टीचर से मत पढ़ो, यंग टीचर से पढ़ो, जो अब हम ऐसे उतने बूढ़े भी नहीं लग रहे हैं। तो लुक हियर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इसको कोई सिखा दिया होगा मेजॉरिटी और से 50%। तो लो, इसके लिए क्वेश्चन है, कोई अकेला है इस दुनिया में, कोई इसको हेल्प नहीं करेगा। 100 शेयर होल्डर्स, आई हैव अ क्वेश्चन एग्जाम में, एंटर्ड द मीटिंग हॉल, कितने लोग आए? डोंट कॉपी, सिंपल है ये, बाद में जब मैं बाहर जाऊंगा तब कॉपी करना। 100 एंटर्ड द मीटिंग हॉल, 50 डिड नॉट वोट। जा बेटा, कंफ्यूज हो गया कि क्या करें कि ना करें, कि कैसी मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको वोट दें। अब क्या हुआ सर, खत्म कहानी? नहीं नहीं, 31 वोटेड इन फेवर। सर अब क्या हो गया? 19 अगेंस्ट। अर्जुन बुला रहा है माइक तुमको। पास हो जाएगा सर। कैसे? तुम तो बोला ना 50% 100 का चाहिए। 50% ऑफ द वोटिंग शेयर होल्डर्स होना चाहिए मिनिमम। यानी आप समझ गए, ये लोग फंस जाते हैं। पीपल यूजुअली फील ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट थिंग्स आर डिफरेंट। तो यहां पर आप लैंग्वेज देखोगे, लैंग्वेज क्या लिखा रहता है? असली आंसर क्या निकला? मुझे 100 का 50 नहीं देखना है, मुझे किसका देखना है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्योंकि कई लोग है ना गलत वोट डाल देते हैं, इनवैलिड वोट्स हो जाते हैं, देन थिंग्स बिकम डिफरेंट। तो लुक हियर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट को बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे आपको फ्रेंड, स्पेशल रेजोल्यूशन मींस वोट्स इन फेवर आर एटलीस्ट, अभी कॉपी करोगे, रुक जाओ, 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। मतलब अगर ये 25 है तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए? मतलब अगर ये 20 है और ये 80 है तो भी काम हो गया। चलो स्टार्ट कॉपिंग नाउ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कॉपी में कॉपी कर लो, बुक को गंदा मत करना। रिटन लिख लिया आप लोगों ने? तो एक लैंग्वेज पे कमांड रखना होगा आज के बाद, है ना? कोई अगर पूछे व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, मुंह पर है ना गंदा लाइन मत लाना। मेजॉरिटी, मुंह में क्या लाइन लाओगे? वोट्स इन फेवर।
आर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आया? वोट्स इन फेवर, ये वीएफ नहीं चलेगा एग्जाम में, ये तो मेरा है और आपका कॉपी हम लोग खेल रहे हैं। एग्जाम के पेपर में वीएफ ग्रेटर देन वीए, ये तो कल को बीएफ भी लिख दोगे। वोट्स बोलते हैं सर वोट्स को। तो इट्स वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, इट्स वोट्स इन फेवर एटलीस्ट 3 times द वोट्स अगेंस्ट। तो ये 80-20 इसलिए दिखा दिया, एक बार एग्जाम में 80-20 आया तो एक लड़का बोलता है एसआर पास नहीं हुआ। बोला क्यों सर? 75-25 होना था ना। अरे लकीर के फकीर, उदाहरण दिए थे उद्धार करने, तुम्हारा तो पतन हो गया। आई सेड लॉ, आई डिड नॉट से, लॉ सेड अगर अगेंस्ट में 25 है तो फेवर में कितना होना चाहिए? 75 मिनिमम। तो ये तो वही बांटोगे बोर्ड में, इसका 99% आ गया, सराउगी का रोने लग गया, हमरा नहीं हुआ। बोला क्यों? पास परसेंटेज तो 40 था, ज्यादा आ गया तो बढ़िया ही बात है ना। फिर घर में पानी का छींटा दिया इसको, मुंह में तुलसी पत्ता खिलाया, तब पावर आया, इसको पता चला ये आईसीएसई टॉपर। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड? रेजोल्यूशन दो प्रकार के, ऑर्डिनरी एंड और एक शब्द क्या आ रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये किस मीटिंग में अडॉप्ट करके पास किए जाते हैं? शेयर होल्डर्स मीटिंग। और पता है शेयर होल्डर्स, कॉपी किया ना ईमानदारी से, शेयर होल्डर्स मीटिंग को एक और नाम से बोलते हैं इस दुनिया में, लुक एट द स्क्रीन्स, जनरल मीटिंग। कई लोग जीएम लिख के गुड मॉर्निंग समझ लेते हैं। शेयर होल्डर्स मीटिंग इज ऑल्सो नोन एज जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग को एक और नाम से भी बोला जाता है, दैट इज जनरल मीटिंग। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन आई सेड कि व्हाट इज जनरल मीटिंग, इट्स अ शेयर होल्डर्स मीटिंग। और मीटिंग में लोग क्यों मिलते हैं? सर वो होता है ना बीच में ब्रेक, उसमें अच्छा चाय कॉफी कुकीज मिलता है। नहीं नहीं नहीं, वी वांट टू डिसाइड, और डिसीजन लेने के लिए व्हाट इज डन, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो या स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये कौन डिसाइड करता है? आज जो मन करेगा मौसम के अनुसार। एक्ट में लिखा है। और क्या होता है एक्ट? कल आपने पढ़ा था, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट पास किया है, उसमें जगह जगह लिखा रहता है इस काम के लिए इतने लोगों की हाँ चाहिए। सो एक्ट में पहले से लिखा होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मैटर है या वो मैटर स्पेशल रेजोल्यूशन का है। बोलो कूल एवरीवन? अब रुको, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। बोलो यहां तक हो गया? एक ऐसा एक वर्ड और है इस दुनिया में। सर कौन सा? लुक एट द स्क्रीन्स, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? डायरेक्टर्स लोग मिलते हैं। एक्चुअली पता है रियल लाइफ में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मतलब जो मेन कि ऐसा डिसीजन लेना है वो डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्टर। और डायरेक्टर फिर बुलाते हैं वेरी गुड बैच। यानी कि रियल लाइफ में व्हाट हैपेंस, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। और पहला लाइन कल क्या सीखा था? कभी लाइफ में क्लास 12 में क्या सीखा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स लोग मिलेंगे और उन लोग मिलके, सपोज कंपनी का नाम चेंज करना है, तो पहले एक प्रपोजल, समझते हो, लेट्स चेंज द नेम, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू सॉफ्टवेयर बिजनेस। पहले नाम था ए लिमिटेड, अब हम चाहते हैं मेरे नाम में ना वो झलके ए सॉफ्टवेयर लिमिटेड, तो लोगों को पता चले यार दे आर इनटू सॉफ्टवेयर। तो यार लेट्स चेंज द नेम, पहले नाम था ए लिमिटेड, नाउ लेट्स मेक इट ए सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो प्रपोजल कहां फाइनलाइज हुआ? प्रपोजल बोल रहा हूं, बोर्ड मीटिंग में। फिर बोर्ड मीटिंग नाम चेंज करने के लिए एक शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएगा, फिर उस शेयर होल्डर्स मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ये सब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट बैकग्राउंड समझ में आपको ब्रॉडन कर आउटलुक। पढ़ाई से वो 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन वो तो जरूर होगा, पहले भी होता था, बट हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। बड़ा तुम क्या बस शेयर होल्डर्स मीटिंग के अंदर 2 एरो आता है OR SR, वो नहीं करना है सिर्फ। तो बोर्ड मीटिंग आपको समझ में है, पहले डायरेक्टर्स लोग कोई प्रपोजल को फाइनलाइज करता है और फिर उस प्रपोजल को सामने रखता है किसके? शेयर होल्डर्स के, एंड देन द डिसीजन इज अकॉर्डिंगली टेकन। तो बोर्ड मीटिंग में 2 एरो निकला। अब वापस 2 एरो का नाम क्या है अभी मत लिखना, बोर्ड रेजोल्यूशन बोलेंगे। इस बार वो गंदा वर्ड यूज मत करना, ऑर्डिनरी बोर्ड रेजोल्यूशन, यू डोंट यूज लाइक दैट। एंड एक और वर्ड यूज करेंगे हम लोग जिसका नाम है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यूनानिमस का मतलब होता है सबकी सहमति। सबकी सहमति मतलब ऑल डायरेक्टर्स, और इस बार एक इंग्लिश अलग है थोड़ा सा, बी केयरफुल, प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। इस बार वोटिंग नहीं लिखा है, इस बार वोटिंग नहीं लिखा है। सर आप तो बदल गए, थोड़ी देर पहले आप ही लोग को बोला था ना प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना होता है।
तो लॉ है ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मेरे को बदनाम मत करो। उधर पे व्हाट हैपेंड, उधर पे लॉ ही बोला था, क्या बोला था लॉ? प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए इस बार क्या हो रहा है, इंग्लिश देखो, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑल डायरेक्टर्स। इंक अलग क्यों चेंज करते हैं, याद है बचपन से जो पढ़े हैं? तो यू नो ऑल, वैसे पढ़ा कैसे आता है मेरे क्लास में वो आपको पता है, कॉन्सेप्ट्स नए हैं। प्रेजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। इस बार वोटिंग नहीं है। सर ये क्या होता है, पूरे कंपनी लॉ में 3 या 4 जगह ही ऐसा है। हमारे पूरे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है? 470। सिलेबस में सारे नहीं है, सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, अगर एब्सेंट थे मैंने दोनों सीए सीएमएस सीए सबको बता रखा है। तो सारे डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट है ना, जो आ जाएं उनके मुंह से एक ही डकार निकलेगा, हाँ। अरे मतलब वोटिंग लिखकर भी होता है पोल में, ऐसे बता रहे फालतू एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इधर देखो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट में एक जगह लिखा है सारे डायरेक्टर्स की हाँ चाहिए। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, टोटल डायरेक्टर्स इन कंपनी, अभी कॉपी मत करना, मैं बाहर जाऊंगा तब कॉपी करिएगा। टोटल डायरेक्टर्स इन कंपनी 12, 10 अटेंडेड, 2 डिड नॉट वोट, वेरी गुड, 8 voted, 8 voted in favor. क्वेश्चन है, इज इट UBR? क्या UBR हुआ? जल्दी बताओ। अगर आप पुराने शेयर होल्डर्स मीटिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर ही नहीं आ पाए, सर देखिए जो प्रेजेंट एंड वोट करता उसी से मतलब है हमको सर, पर यहाँ पे इंग्लिश में क्या चेंजेस आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर? टोटल डायरेक्टर्स 12 है, 10 अटेंडेड, 2 डिड नॉट वोट, 8 वोटेड, 8 वोट इन फेवर। अगर हम भी स्टूडेंट होते ना, हम कसम खा के बोलते हैं, तुम लोग को नीचा क्यों दिखाए, हम भी यही लिखते हैं हड़बड़ा करके। 8 आया, 8 वोट कर दिया है ना, और जो डाला है वोट फेवर में डाला है ना, हो गया सर ऑल। फिर हम बड़ा हुआ एक दिन, बुद्धि खुला, और हम लॉ को है ना हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू किया। ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, आई डिड नॉट से द वर्ड वोटिंग। तुम भी जब लॉ में कोई से झगड़ेगा ना अपने ऑफिस में या बिजनेस में भी, पापा और चाचा जी बोलेंगे टैक्स लगेगा, आप अपने ऊपर टैक्स लाख सी। नहीं चाचा जी रुकिए, हम एक CBDT सर्कुलर निकाला है, इनकम टैक्स में बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ये है, ऐसे ना बड़ा बड़ा केस जीत जाते हो। आदमी लॉ वो क्यों पढ़ रहा है? डोंट थिंक अदरवाइज। अगर बिजनेस फैमिली से हैं, व्हाई डू यू स्टडी CA CS? कम से कम इंटर तक लोग क्यों करते हैं? यहाँ से जो नॉलेज मिलता है ना, फिर बिजनेस में आदमी घुसता है। बीकॉम है ना, क्या नॉलेज दे रहा है बीकॉम आपको ही पता है। इट गिव्स यू 12 क्वेश्चंस व्हिच आर लीक्ड बिफोर एग्जाम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट होते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाके जेरोक्स PDF में सर्कुलेट करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा हो जाता है। और जेवियर्स क्या दे रहा है? अटेंडेंस साथ में एक्स्ट्रा। अटेंडेंस आपको जल्दी उठने की शक्ति सिखाता है सुबह, वरना बाकी लोग 8 बजे उठते हैं, जेवियर्स वाले 4:50 फिर तैयार व्यार मेकअप करके जाते हैं। तो देखिए यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आया? प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। इट वाज वेरी टफ, विंटर के समय जेवियर्स जाना वाज बहुत चैलेंजिंग। अरे कुत्ते रास्ते में पीछे पड़ जाते थे, मैं तो बंदर टोपी भी पहनता था पहले तो, एंड दे हाँ तो हम तो डर के फिर, क्या चीज़? हाँ अब कर ही लेना चाहिए थोड़ा सा के लिए, बहुत खराब कर दिया आजकल। सो डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल वोटेड, ये नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ बताओ? जो आए उनको हाँ में बोलना ही पड़ेगा। ऑल प्रेजेंट शुड हैव अग्रीड। सर ये कंपनीज एक्ट में कहाँ कहाँ लगता है अभी बता के फायदा नहीं है, यू डोंट नो अबाउट दो सेक्शंस। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, कई बार मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में पढ़ोगे आप मेरे से। अब आइए, व्हाट इज नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन? वोट्स इन फेवर ऑफ डायरेक्टर्स इज ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट बाय डायरेक्टर्स। तो कई लोग बोलते हैं ना सर अपना वर्ड्स में लिख दे, यू नो व्हाट आर दे राइटिंग, यू विल बी शॉक्ड, पीपल आर राइटिंग सर ऑर्डिनरी बोर्ड रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट बोर्ड मीटिंग। हम बोला आई विल गिव यू 0। सर ऑर्डिनरी तो है सर, वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, तुम मन से नामकरण कर दोगे। कल को तुम बोलोगे सर आई विल नॉट राइट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोले क्या लिखने का सोचे हो? सर यूजुअल रेजोल्यूशन, सर सिंपल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन, अपने हिसाब से नहीं। और एक गंदा काम क्या करते हैं बड़े होने के बाद बच्चे लोग, लुक हियर व्हाट पीपल डू, वन अनदर मिस्टेक, कहाँ गया पेन, चोरी हो गया वो, हाँ सॉरी। एक बात बताओ, इंडिया में 1-2 नाम तो आपने पक्का सुना होगा, इवन इफ यू डोंट वॉच फिल्म्स, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, ऋतिक। अब कोई को अगर बोलते हुए सुनो सर शाहरुख बच्चन का मूवी देखने जा रहे हैं हम, बोला है, बोले शाहरुख खान बोलो, हाँ सर वही शाहरुख, वही जो बच्चन साहब जितना पॉपुलर हो गया।
सर हम शाहरुख बच्चन को देखने जा रहे हैं, चलेगा नहीं ना? स्टूडेंट्स क्या लिख के आ रहे हैं देखो, क्रॉस कनेक्शन समझते हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहां पास होता है, पहले बोर्ड देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहां पास होता है? शेयर होल्डर्स मीटिंग या जनरल मीटिंग? बट बच्चा बोलता है हम अपना वर्ड्स में फेल होके ही रहेगा, आप रोक नहीं सकता। व्हाट आर दे राइटिंग? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोर्ड मीटिंग। और सबसे खराब बच्चा कौन है पता है? सर बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास्ड इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। ये तो यार नाम देख के दिल धड़क गया होगा, होता है ना कुछ कुछ अर्जुन। तो याद रखिएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन में कोई अगर लिख के आ रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, तो समझ जाओ तारे जमी पर। बिकॉज बोर्ड रेजोल्यूशन कहां पास होता है? बोर्ड मीटिंग में। ये तो बुद्धि का बात है। और यहाँ पे ओआर और एसआर मत बोल देना, दिस इज अ स्पेशल बोर्ड रेजोल्यूशन। बोला क्यों सर? 80% डायरेक्टर्स हाँ बोल दिए थे। तुमको बोला कानून ने ऐसे नामकरण से सुशोभित करने के लिए शब्दों को, तो तुमको ये अल्फाज मुंह पर होना चाहिए। शेयर होल्डर्स मीटिंग में ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, पता है पूरे सिलेबस में। इनफैक्ट 1-1.5 महीना बाद एक जन बोलता है हम आएगा नहीं क्लास में। बोला क्यों? एक ही चीज तो करवाएगा आप, ओआर एसआर इन एवरी क्लास विल बी यूजिंग दिस वर्ड। जैसे आपको याद दिलाएं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे, हर क्लास में एक वर्ड आता था, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद है शुरू के 12-15 क्लास तक। वैसे ही ये शब्द अगर आप नहीं जानते हो तो किचू करते पार भी ना। चलो फुल पेज स्टार्ट राइटिंग। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक दिखने में सेम है, वहां पे भी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग था। यस, वहां शेयर होल्डर्स था, यहाँ डायरेक्टर्स है। और यूनानिमस का लैंग्वेज में बहुत लोग गुलाटी खाते हैं, और कई लोग तो ऐसे पढ़ता है अपना लैंग्वेज, ऑल ऑल, अरे यार सब जब हाँ करेगा। उन लोग तो पता है एग्जाम में एक इजी पेपर आ गया, 12 डायरेक्टर्स है कंपनी में, 10 आके 10 हाँ बोल दिया, वो तो उसमें भी लिख दिया, नहीं हुआ। मतलब क्यों? आल 12 का 12 हाँ बोलेगा तब ना, तेरा 12 बज गया। वाई? बिकॉज मेरे आए कितने हैं, और वो जो आए हैं वो क्या वोट डाले हो फेवर में। अंडरस्टूड? सर दो तो वोट ही नहीं किए, नहीं चलेगा ऐसे भी। ऑल प्रेजेंट शुड हैव वोटेड इन फेवर, तभी मानेंगे कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब हम शुरू करते हैं फाइनली। आफ्टर ऑल बेसिक्स आई विल स्टार्ट। शुरू कर दूं? मैं कुछ फाउंडेशन लेवल बेसिक्स आज ऐड करवाऊंगा फिर से, फास्ट फॉरवर्ड करके। वो यहाँ पे टाइम, वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट वापस पढ़ के, पर वो जब जब टाइम मिले आप उसको कर लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके। फाउंडेशन लेवल बेसिक्स नहीं होता 11-12 का बेसिस, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो ऐप में मैं ऐड कराऊंगा। तो वो आपको जब टाइम मिले, जो अभी आप 2 महीना पहले ही पढ़े होंगे, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, यू कैन वॉच इट। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तब धीरे वॉट देखिएगा, वरना मुझे नए टॉपिक्स कराने दीजिए जो आपकी लाइफ में पहली बार आ रहे हैं। अब शुरू हो रहा है क्लास, चलिए। शेयर होल्डर्स मीटिंग ब्रॉडली 3 टाइप के हैं, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। पहला नाम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अपने अपने किताबों में, एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट नाम क्लास मीटिंग।
अब कई लोग बोलेंगे सर वी आर मीटिंग इन द क्लासरूम, क्लास मीटिंग हो गया। आपने कभी सुना है 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? आपने कभी सुना है 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? क्या मतलब होता है इसका? ये वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स साथ जब 8% वाले ही सिर्फ मीटिंग में आएंगे तो किसका क्लास मीटिंग हुआ? 8%। जब सिर्फ 7% वालों को बुलाया जाता है, कोई मैटर उन्हीं से रिलेटेड है, तो सिर्फ हम 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को बुलाते हैं। आपको पता है समाज में एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। कोई को पता है प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों पड़ गया? दो चीज का प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको डिविडेंड फिक्स रेट पर पहले मिलता है कंपेयर टू इक्विटी। कंपनी कल को वाइंडिंग अप में जाती है, लिक्विडेशन समझते हो, कंपनी जब बंद होता है तो पहले पेमेंट इक्विटी से पहले इनको मिलता है। और भी लोग हैं पर इक्विटी की तुलना में इनको पहले पैसा मिलता है। तो मैं बेस भी देते जा रहा हूं ताकि कोई को ये नहीं लगे हम तो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, दैट पर्सन विल आल्सो अंडरस्टैंड अगर आप इंग्लिश हिंदी समझते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ गया पता है? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ऐसे क्लास होते हैं, अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला रहा हूं तो इस बार इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लास मीटिंग हो गया। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स में ना ऐसा होता नहीं है 7% इक्विटी 8% इक्विटी, क्योंकि वहां डिविडेंड पहले से अकाउंट्स क्लास में सुना होगा फिक्स्ड रेट पर नहीं होता है। डायरेक्टर्स लोग रेकमेंड करते हैं क्रिएट सिचुएशन देखकर और फिर वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड क्लास मीटिंग के बारे में लिखा एरो दे लो 3 ठो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए तीनों एरो दे दीजिएगा। माई नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे 1:30। क्या सैटरडे 1:30 है क्या? So types of general meeting, annual general meeting, extraordinary general meeting, साथ साथ में लिपसिंग भी करते रहना चाहिए जो घर से कर रहे हैं, एंड क्लास मीटिंग के एग्जाम्पल्स दिया मैंने। अब एक मजेदार बात ध्यान से सुनो, ये नाम एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ के क्या पता चला साल में कितनी बार होता है? अरे तुम्हारे स्कूल में एनुअल एग्जाम कितनी बार होता था रुद्र? एक बार, अनलेस कि फेल हो गए, पेरेंट्स कॉल हुआ है, फिर से रीटेस्ट हो रहा है। तो एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को, हिंदी, हर कंपनी को साल में एवरी कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब जानते हो क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर का मतलब यूजुअली 1 अप्रैल से 31 मार्च। मैं यूजुअली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज आपको कुछ बताऊंगा, कभी कभी कुछ गजब हो जाता है। तो एक बात सुनो, एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी कंपनी होल्ड करेगी? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? सब कंपनी, पर एक कंपनी ऐसी है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड 1 पर्सन कंपनी। लॉजिक क्लियर होगा? अगला आदमी किससे बात करेगा? सर कांच ले जाएगा, फालतू बात नहीं। ओपीसी एजीएम होल्ड नहीं करने की दरकार है, लॉ ने खुद सेक्शन के अंदर लिख दिया, पर बाकी हर कंपनी को एजीएम होल्ड करना है। आइए, कम टू दिस पेज, स्टार्ट रीडिंग 3 लाइन। Every company shall in each year hold in addition to other meetings, मतलब कि साल में शेयर होल्डर्स मीटिंग कितनी बार हो सकते हैं बताओ ना? हर रॉन्ग बोला, शेयर होल्डर्स मीटिंग तो आप हर महीने करिए, आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द नंबर। इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स, एक जनरल मीटिंग जिसका नाम आप करेंगे, नोटिस भेजते हैं ना मीटिंग का, उसमें लिखेंगे दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग। जिस मीटिंग में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज व्हाट मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। और मैंने देखो मेहनत कम कर दिया है, फ्लैश कर रहा है दूर से, ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। डिड यू गेट दिस एवरीवन? बोलो। अब मजेदार बात होने वाला है। अब तुम मेरे को एक बात बताएगा इंटरेस्टिंग, एजीएम होल्ड हो जाना चाहिए, कौन सा सेक्शन नंबर है? नंबर बहुत फेमस है 96। सर क्या आ सकता है लॉ में मेरा? जरूर आएगा। तो सेक्शन 96 एक है, बहुत फेमस नंबर है। और सुनो,
थोड़े दिन बाद मैं ना आपको सेक्शन 100 पढ़ाऊंगा, उसका नाम क्या पता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो किसी स्टूडेंट को 100 में 100 मिलता था बोर्ड्स में, तो क्या बोलते थे हम लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, 100 में 100 मिल गया। तो सेक्शन नंबर 100 क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हम ऐसे याद किया, तुमको कोई और टेक्निक हो तो याद कर लेना। 96 और एक तरीके से याद कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बहुत बार 96 में आके आउट हो जाता था। तो 96 और 100 दो पॉपुलर नंबर्स हैं। 100 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एजीएम इज सेक्शन नंबर 96। रुक जाओ, तो एक बिना पढ़े एक बात बताओ, एजीएम में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट डू वी डू इन एजीएम? अरे कुछ तो बताओ। साल भर की फाइनल चीजें, मतलब कि ये लड़का बोलना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वहां ले डाउन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल सही। चलो आप ही से आंसर निकाल रहा है, मैं अगर बोलूंगा तो एकदम रट्टू तोता टाइप का क्लास लगेगा। आप बच्चा बोला हम लोग क्या करते हैं, साल भर का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, और क्या होता होगा, वेरी गुड, कोई डायरेक्टर्स रिटायर कर रहे होते हैं तो उन रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह नए को बैठा देते हैं, रिटायरिंग वाले की जगह जब नए को बैठा देते हैं, ये यूजुअली होता है। एंड एक चीज और होता है एजीएम में जिसका तुम लोग को इंतजार रहता है, इस साल हमारी कंपनी कितना, वेरी गुड, इशारा बहुत अच्छा समझता है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेगी, ये भी डिस्कस होता है एजीएम में, हाँ या ना। एंड बुक में एक चीज लिखा है, एक्ट में भी अभी तक लिखा है, ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस होते हैं ना, सीए, वो वाले ऑडिटर्स एजीएम में अपॉइंट होते हैं, बुक में लिखा है। हम इतना जानबूझ के सुना क्यों रहे हैं, बुक में लिखा है, बुक में लिखा है, कुछ कारण है। तो ये चार चीजें एजीएम में होती है यूजुअली, मतलब ये प्राय हर एजीएम में होता है, ऐसा इन लोग बुक में लिखा है। तो ये बताओ, सुन के क्या लग रहा है, दीज आर ऑर्डिनरी बिजनेस। एक्ट ने इन चारों को क्या बोला है, ऑर्डिनरी बिजनेस। इन चार चीजों को हमारे एक्ट में क्या बोला गया है, ऑर्डिनरी बिजनेस। आई डिड नॉट से, जो लोग के कान में प्रॉब्लम है जॉनसन बर्ड्स डाल लो, आई डिड नॉट से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाट डिड आई से, ऑर्डिनरी बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक वर्ड क्या आ रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो आर दे सेम? नहीं, नाम से नहीं होता है। क्या राम नाम का आदमी कभी क्रिमिनल नहीं हुआ है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी बिजनेस है सर, एक ही जो चीज है, नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस एक कॉन्सेप्ट है। हर एजीएम में ये चार चीजें यूजुअली होती रहेंगी जो भी हम लोग देखने वाले हैं, और उस चार को छोड़कर कुछ भी होगा ना एजीएम में, उसको हमारे एक्ट ने, पार्लियामेंट ने एक नाम दिया है, स्पेशल बिजनेस। ले, मन में फिर गंदा ख्याल आया, सर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, 4 बिजनेस आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। बुरा मत मानना, सच बताना, कसम खा के, शाम को करते हो ना अड्डाबाजी, है ना? ये लड़का कबूल कर रहा है, ये शाम को पढ़ाई नहीं करता है, ये वो बीट बॉक्सिंग करता है, पाड़ा के सब बच्चों को बुला लेता है और अड्डाबाजी करता है। क्या करता है ये बताओ, तुम लोग पेज मत मोड़ना, ये लड़का क्या करता है, अड्डाबाजी करता है। क्योंकि एजीएम में भी प्राय आप देखोगे, एजीएम में भी अड्डाबाजी होता है, एंड इसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। This is A, this is D, directors in place of retiring is another D, auditors का appointment is another A. Are you understanding? और इस चार को छोड़कर कुछ भी होता है तो क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। तो हम चाहता है तुम याद करो, पहले कॉपी मत करना। और सुनो मजेदार बात, एक लाइन लिखे हैं, उतना क्लियर नहीं आ रहा बोर्ड पर, इन ईजीएम ऑल आइटम्स आर स्पेशल बिजनेस। ये लाइन है इन ईजीएम, जो दिख नहीं रहा है ठीक से, ऑल आइटम्स आर, क्योंकि ईजीएम में देयर इज नो क्लासिफिकेशन बाय लॉ। अगर तुम ईजीएम में, अगर सुनो कल को तुम डिविडेंड ईजीएम में डिक्लेयर करता है, एजीएम में नहीं कर पाया, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कल को तुम डिविडेंड ईजीएम में डिक्लेयर करता है, तुम एजीएम में नहीं कर पाया, तो वो स्पेशल बिजनेस क्लासिफाई होगा। सर ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा एजीएम में, विभाजन है ही नहीं। ईजीएम में जो भी डिस्कस होता है वो क्या नाम से जाना जाता है, स्पेशल बिजनेस। जल्दी बता दे, स्पेशल बिजनेस में कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, ऑर्डिनरी या स्पेशल? एक्ट में जो लिखा होगा वो लिखेगा। मंद बुद्धि वाले इंसान क्या बोलेंगे, सर स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन लगवा दीजिए, सर ऑर्डिनरी बिजनेस लगवा दीजिए ऑर्डिनरी। ये मैच द फॉलोइंग क्लास 3 का हो रहा है क्या? तो नाम पर मत जाओ, जब भी डाउट हो एज पर द एक्ट, एक्ट में लिखा रहेगा इस काम में एसआर लगने वाला है, इस काम में ओआर लगने वाला है। व्हाट इज लगने वाला है, मतलब इतने लोगों की
सहमति चाहिए। तो चलो याद करके लिखना, और सुनो शॉर्टकट मत करना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये लाइन बहुत काम का, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर नया कोई डायरेक्टर का पोस्ट क्रिएट होता है तो वो स्पेशल बिजनेस में आ जाएगा। जब पुराने वालों की जगह अपॉइंट करते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है ऑर्डिनरी बिजनेस में। स्टार्ट कॉपिंग फुल पेज, नोट्स पीडीएफ ग्रुप में डाले हुए हैं। स्टार्ट राइटिंग एंड स्पेशल बिजनेस। अच्छे से कॉपी करिएगा और माइंड में एकदम डाल लो। एजीएम में 4 टाइप के बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है। उस 4 को छोड़कर कुछ भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। बार बार मोटिवेट कर रहा हूं, इंटर लेवल पे 100 में 94 92 आता है, पूरा बहुत स्कोरिंग है लॉ। क्योंकि लोगों को ऑडिट में नहीं मिलता मार्क्स, ऑडिट में मार्क्स डूबता है, तो लॉ में जितना सरप्लस आएगा उतना आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। हो गया कॉपी? एक लाइन लिखना बहुत जरूरी, आई जस्ट शो इट टू यू। कौन से लाइन पर बहुत बड़ा फंडामेंटल्स टिका हुआ है। कमेंट लिखो, कमेंट लिखना, कमेंट। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑलवेज रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्टेटमेंट क्या है बताओ? नॉट ट्रू। क्योंकि क्या रेजोल्यूशन लगेगा नहीं लगेगा वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? एक्ट पे। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में भी कभी कभी क्या लग जाता है? स्पेशल। कभी कभी ओआर भी लगता होगा, पर उसको देख के फिर एक्साइटेड मत होना, हम बोले थे ना इसमें ओआर लगता है, हाँ लग गया तो एसआर भी लगता है। डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस आप डिस्कस कर रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनुअल जनरल मीटिंग में मेरे साथ साथ बोलो, कितने मैटर्स को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है? शॉर्ट में बोलते हैं अड्डा। इंटरव्यू में चीपनेस मत करना, मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू लेते हैं, मैंने बताया था ना कल आपको। कई लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं, कैन यू नेम सम ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस, और बहुत बिंदास टाइप से बोलते हैं बच्चा, मैम दैट अड्डा, मार बाहर जाके अड्डा। आपको आता भी है ना, मन में रखो ना अड्डा, और फिर मन में रखते हुए कंट्रोल करो लिप्स को। या कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में पूरा बोलोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ। पर एक बात बताएं, नॉलेज देते हैं आपको, नॉलेज तुम लोग रट लिया। डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, हो भी सकता है, क्योंकि आपने कभी समाज में सुना होगा, कभी कभी कंपनी नहीं भी करती है 2-3 साल डिविडेंड डिक्लेयर। नहीं सर आपका अड्डा में था ना एक आइटम, होता है, नहीं भी हो सकता है। डिविडेंड तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सर हम शेयर होल्डर हैं, हम इन्वेस्ट किया हूं, हमको क्यों नहीं मिलेगा डिविडेंड? चुप। वो डिसीजन डिविडेंड डिक्लेयर होगा या नहीं होगा ये कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिविडेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब लकीर के फकीर में तो अड्डा का एक आया डी था, तो डिविडेंड डिक्लेयर हो भी सकता है एजीएम में, नहीं भी हो सकता है। उस साल ही हो सकता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे। तो हम लोग हर चीज को प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं दैट दीज थिंग्स कैन कम इन योर आर्टिकलशिप, कि आप तो कोचिंग में लेके आ गए 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक ठो, हाँ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, हैज टू बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का तो मीनिंग और चेंज कर दिया, डिविडेंड मस्ट बी डिक्लेयर्ड, आई एम अ क्रांतिकारी शेयर होल्डर। तो रुक, मस्ट बी डिक्लेयर्ड, फिर बोलता हम अपना वर्ड्स में फेल हुआ है, होगा ही, मस्ट बी डिक्लेयर्ड। सर डिविडेंड लिख दिया ना, आपका डी मिल गया ना, हम लोग डी एक और मिला है, डफर। वाई? बिकॉज डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड, मे नॉट बी डिक्लेयर्ड। हटा दूं, कॉपी में आ गया ना पूरा माल, ठीक है। अब देखो क्लास शुरू होता है, हम लोग फर्स्ट पेज में ही अभी। अब हम लोग आखिर जानना चाह रहे हैं एजीएम होगा और एजीएम के इतने टाइम के अंदर, मतलब कितने टाइम के अंदर हमारा एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए। तो मैं बहुत बेस से ही शुरू किया हूं, आप ये मत सोचिएगा मैंने जो एक डायलॉग दे दिया ना, कुछ मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, वो कुछ डाल रहा हूं, बाकी जहां जहां जैसा रिक्वायरमेंट आ रहा है सारा बेस आपको दे के चल रहा हूं। एक वर्ड कहीं दिख रहा है तुम लोग को इस पेज में, मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखा, फाइनेंशियल ईयर, कहीं एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा वर्ड है? फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स सर लोग क्या पढ़ाते हैं? बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नॉर्मली व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आज आप पढ़ोगे कभी कभी फाइनेंशियल ईयर अलग टाइप का भी होता है। नॉर्मली अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यू नो व्हाट इज इनकॉर्पोरेट? अरे कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर रफ आइडिया है सर, वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाए होंगे, वो एमसीए के पोर्टल पर बहुत सारा फॉर्म जमा दिए होंगे, सर उन लोग को पैसा से मतलब होता है, पैसा भी दे दिए, सारा लॉफुल ऑब्जेक्ट है कंपनी का, और जो नियम कानून आप सिखाएंगे एक दिन सेक्शन नंबर 7 में और रूल्स में, सर हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। तो एक चीज देखो, अभी कॉपी मत करना, कॉपी करने के लिए टाइम अलग दे रहा हूं आज। सपोज, ठीक है बच्चों, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कितने तारीख को देखना ध्यान से, ऑन 15th of February 2026, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 14 फरवरी? क्या बोलता है? तुम तो बस उस डेट के आगे ही नहीं निकल रहा जीवन में, निकल। 31 मार्च, बट 31 मार्च 2027 लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ बोलता है इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कॉपी मत करना, कॉपी का टाइम अलग दूंगा, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, देन क्या होगा सर? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर will end on 31 March of next calendar year। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को खत्म करना है, इस वाले 31 मार्च को नहीं करना है। लॉजिक भी है यार, 15 फरवरी को बनाया कंपनी और 31 मार्च को, सवा महीना का फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे भैया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज गजब है। पर यही जब आपको एलएलपी पढ़ाएगा ना कभी, हम बहुत फाइन काम कर रहा है इस बार, आई हैव चेंज्ड माय लेक्चर्स अगेन दिस टाइम। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें पता इसी का आंसर क्या होगा? एलएलपी को दोनों ऑप्शन दिया है, तुम सेम फाइनेंशियल ईयर भी खत्म कर सकते हो 31 मार्च 26, तुम 31 मार्च 2027 भी खत्म कर सकते हो। तो हम पता आपको ऐसे तैयार कर रहा है कि कल को तुम्हारा क्लाइंट एलएलपी हो तो भी तुमको आंसर पता है, तुम्हारा क्लाइंट अब कर कंपनी का कोई फाइल आया तुम्हारे पास, तुमको वो भी आंसर पता है।
वरना तुम्हारा जीवन कहां तक जाता है? अ 3 मार्क क्वेश्चन इन 2022 इट वाज आस्क्ड. बोलो. एनी कंपनी की बात हो रही है कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा तो फाइनेंशियल ईयर तो सबके लिए होता है, इसमें ओपीसी को रिलैक्सेशन मत दे देना. हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर इस तरह शेपिंग हो रहा है. अगर कंपनी सपोज बन गई होती, एक सिंपल एग्जांपल, अभी कॉपी मत करना, अगर मैं बोलता 22 सितंबर 2026 को कंपनी बन गया होता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था. 31 मार्च 2027. अंडरस्टूड? या सॉरी, उल्टा ही कर लेते हैं. 22 सितंबर 2025 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो भी 31 मार्च 2026, यानी आने वाला ही 31 मार्च. पर उन वाले केसेस में क्या हुआ? आने वाला 31 मार्च नहीं, अगले साल का 31 मार्च लीजिएगा. पर एलएलपी में क्या होगा? जब मैं एलएलपी पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे दोनों ऑप्शन दिया है. आप आने वाला चाहते हैं तो आने वाला ले लीजिए, वरना अगले साल का 31 मार्च ले लीजिए. मे लिखा हुआ है वहां पे, MAY. हो सकता है वो उनका ना एरर हो, ये इंटरप्रिटेशन के समय दिखाई दी. वहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? MAY. थोड़े दिन में हो सकता है सर्कुलर आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, हियर द वर्ड मे विल बी चेंज या जो भी करे. पर आज के दिन क्या हो रहा है एलएलपी में? उनको दोनों ऑप्शन है. और वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, वहां 1 जनवरी की जगह डेट सितंबर का दिया हुआ है, 1 सितंबर या कुछ समथिंग एल्स. पढ़ाऊंगा, पर आपको बता रहा हूं, हमेशा जब आप क्लाइंट को हैंडल करते हैं कि आप कंपनी का केस हैंडल कर रहे हो या एलएलपी का, उस हिसाब से आपके प्रोविजंस पूरे डिफर हो जाते हैं. टैक्स में भी, टैक्स टीचर्स आपको ये वर्ड पढ़ाएंगे असेसी. तो आप किसका असेसमेंट कर रहे हो? इंडिविजुअल फाइल का, एचयूएफ का, फर्म का, कंपनी का, फॉरेन रेसिडेंट का, उस हिसाब से प्रोविजंस डिफर हो जाएंगे. अरे कई बार तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कानून अलग लग जाता है. जब कुछ नहीं बोलता हूं ना, तब वो एवरी कंपनी. याद रखना एक चीज, जब मैं से बोल रहा हूं एवरी कंपनी, तब मतलब क्या है? एवरी कंपनी. फिर मैं बोल दूंगा ओपीसी में अप्लाई नहीं करता है, तब नहीं करता है. या मैं बोलता हूं प्राइवेट कंपनी, तो वो सिर्फ किसके लिए हो जाएगा? बहुत क्लियर, जैसा बोला जाए कानून में. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. पता, लॉ पढ़ाने में एक चीज है, कई लोग हम लोग का आंसर सुन के, सर इंटेलिजेंट है ना आप, पूरा याद है आपको, मेमोरी अच्छा है, आवाज बढ़िया है, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन के संग बोल देते हैं, और आर्टिस्टिक है कि कब क्या चीज बोलना है वो पता है, कला. अंडरस्टूड? लॉ में हमारा कुछ नहीं है. आई हैव नॉट इनोवेटेड दीज थिंग्स, या मेरा कोई इसमें उत्पत्ति नहीं है कि बहुत कुछ मैं खोपड़ी दौड़ाया हूं. तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे कॉपी करोगे अब. सपोज अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि भी मुझे काम आने वाला है, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस. ये मुझे काम आने वाला है. फिर भी क्लास के दौरान अगर कोई क्वेरी हो, आप कोई पेन ड्राइव लिया है, जी ड्राइव लिया है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. 2 घंटे बाद मैं जब चेक करूंगा क्लास के बाद, तो आपकी ऑडियो व्हाट्सएप को सुन लूंगा. ऑडिट में 3 ऑप्शंस आप मेरे वेबसाइट पे देखोगे. ऑडिट में 2 फैकल्टी और भी हैं, वो रेगुलर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. आई एम गिविंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन बैच इन ऑडिट. जैसे लॉ का मेरा ये रेगुलर कोर्स भी होता है, और लास्ट के दिनों में एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच आता है. ऑडिट में मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहा हूँ. उसमें डिक्टेशन थोड़े कम होते हैं, पढ़ाया सेम ही चीज जाता है. जैसे ये सब चीज उसमें टाइप कर दिया जाता है, तो वहां पे वो टाइम बच जाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. स्टार्ट डूइंग इट.
लिखा, समझा आप लोग? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. लॉजिक भी समझ में आ गया ना, क्यों ऐसा क्यों किए भाई, बताओ लॉजिक क्या है? अरे इतना 1.25 महीना में क्या तो ट्रांजैक्शन होगा कि हम फाइनेंशियल ईयर इसका कंडक्ट कर ले. ठीक है, अब मेरा काम शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया एजीएम में यूजुअली क्या डिस्कस होता है. यूजुअली क्या होता है भाई? सर वो अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो कर देंगे सर. वो डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं और ऑडिटर्स बुक में लिखा है. वो लाइन बहुत हम तीखा मार रहा है, बार बार बुक में लिखा है. क्योंकि अच्छा बता ही देता हूं, तुम लोग के मन में रहस्य आ रहा होगा, इतना टेढ़ा क्यों बोल रहे हैं, बार बार बुक में लिखा है. क्योंकि ना ऑडिटर्स हर एजीएम में अपॉइंट नहीं होते हैं. आजकल क्या होता है सुन लो, सीए लोग जब अपॉइंट होते हैं ना, एक बार अपॉइंट हो जाते हैं एजीएम में तो 5 साल तक वही सीए रहता है. तो इन लोग तो ऐसा बोल रहा है हर एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो प्रैक्टिकली आज के दिन क्या होता है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, मतलब कि रिलायंस में, आईटीसी में, एबीटीएफ में हर साल ऑडिटर अपॉइंट. एक बार जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है. तो ऐसे आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, खुद के मन में आएगा. सर आप लोग बोलते थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, पर हमारे यहाँ तो नहीं हुआ सर इस बार एजीएम में. क्या चीज? नहीं, वो ऑडिटर, ये अच्छा पूछा, क्या शेयर होल्डर ही ऑडिटर बन सकता है क्या? मना है. जब ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ोगे सेक्शन 141 में ऑडिट में, तो वहां पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट हैव शेयर्स इन द कंपनी. बहुत कुछ और लिखा हुआ है. हाँ, एनी टाइप ऑफ. हटा दूं? चलिए, ऑडिटर को एक इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए. कल को तुम बोलेगा हम अपना ही पेपर खुद चेक कर लेगा, बाय गॉड हम अच्छे से चेक करेगा, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग काटेगा. पर वही तो बोल रहा है, पर तुम किसी और कंपनी का करो जहां तुम्हारा होल्डिंग नहीं है, बट यू कैन नॉट डू इट हियर. अब आइए, मजा आएगा. हम 2 मिनट चुप है, सो दैट्स गुड. फाइनली पहले काम करो, एक काम करो बच्चों, यहां आओ. सुनो, ये दिख रहा है, ये देखने के बाद ऊपर चले जाना. चलो 2 मिनट रीडिंग टाइम देता है. बहुत अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली बना के दिया, आपका एफर्ट कम है. कि एजीएम कोई पूछे कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, 2 आंसर है. हर कंपनी का फर्स्ट एजीएम, कोई को पता, एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एजीएम? पहला मतलब क्या? वेरी गुड, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के बाद. और सब्सिक्वेंट मतलब जो हर कैलेंडर ईयर में होता रहता है. चलो स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो. AGM, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ड मिला. अब समझ में आया हम काम छोड़ के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्यों समझाया. बेसिक्स नहीं समझाता तुमको तो पता भी नहीं चलता. फर्स्ट फाइनेंशियल मतलब पहला, पर तुमको अब अंदर भी पता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है. कभी इनकॉर्पोरेशन डेट दे दे तो नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट एजीएम जो इनकॉर्पोरेशन के बाद होता है उसका टाइमलाइंस क्या है बच्चा लोग? विद इन 9 months. मार्क्स नहीं मिलेगा. कब से? हमेशा पता लॉ में जब भी कोई डेज लिखोगे ना, स्पेशली इंटर लेवल पर, विद इन 30 days तेरे बर्थडे से रे, विद इन 45 days तुम्हारा बर्थडे से. तो कहां से काउंट करना है? विद इन 9 months. कोई अगर चीटिंग भी कराए ना वॉशरूम में, सपोज रुद्र किसी को पकड़ ले, इसका फर्स्ट एजीएम का डेट बताना, ये इतना बदमाश है एग्जाम्पल में, आधा बता रहा है 9 months. हाँ, विद इन 9 months पकड़ लेना, पूरा बता. 9 months सर बोले थे, कहां से है वो भी बता. फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. डिड यू गेट इट? और सुनो गुड न्यूज, आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं देता है. मतलब सर आग लग गया हमारे यहां, फायर ब्रेकआउट इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो बुक्स में लिखा रहता है. आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, हर कंपनी का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. यू नो आइडिया, डू यू हैव एन आइडिया रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है? सारे जो कम्युनिकेशंस आरओसी आपको भेजेगा, कहां भेजेगा? इनकम टैक्स में भी आपका फाइल किस आयकर भवन में आएगा, किस इनकम टैक्स भवन में आएगा, वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपेंड करता है. आपकी कंपनी कल को कोई केस करना चाहती है तो आप कहां पर करेंगे? वो भी आपका सब जुरिस्डिक्शन समझते हो. ओहो, जैसे एक डायलॉग सुने हो, हर कुत्ते का, सॉरी, हर पुलिस का एक इलाका होता है, हर कुत्ते का एक इलाका होता है. तो रजिस्टर्ड ऑफिस जुरिस्डिक्शंस डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ये वर्ड देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस में आग लग गया, सुन के क्या लग रहा है? अच्छा, स्पेशल रीजन वर्ड मार्क्स मिलेगा. स्पेशल रीजन,
अब एक बोलो सर हम अकाउंट्स नहीं बना पाए, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए ना, तो क्यों नहीं बनाए, स्पेशल रीजन। पर अगर तुम बोलोगे सर डायरेक्टर लोग बिजी थे, स्पेशल रीजन। पर अब इधर आओ, सब्सिक्वेंट एजीएम, इधर आंसर कुछ और है। फुल पेज करो बच्चों के लिए एक बार। इसमें 2-3 डेट्स आ रहे हैं, इन दोनों तीनों में से 2 डेट्स एक्चुअली। फिर यहां पे गुड न्यूज है, कंपेयर करो, आरओसी में एक्सटेंड। पर अगर तुम स्पेशल रीजन, सर स्पेशल रीजन क्या हो सकता है जो आरओसी को उचित लगे, तुम कुछ भी लिख देगा, दिस इज स्पेशल रीजन सर, हर बर्थडे वाज स्पेशल फॉर मी सर, आई एम डायरेक्टर, शी इज डायरेक्टरनी, वुमेन डायरेक्टर, सर वी आर हस्बैंड वाइफ, इट वाज अ वेरी स्पेशल डे। और तुम स्पेशल 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 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में पढ़ के लगेगा सर स्पेशल रीजन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लोग फंसते थे, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी होता था, याद है, उसमें 3-4 वर्ड अगर क्वेश्चन में इम्पॉसिबल वर्ड दे देते थे, लोग भावुक हो जाता था, सर इम्पॉसिबिलिटी वाला केस है। एवरी इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट अ केस ऑफ, every time you say special reason that thing doesn't become, याद आ रहा है। फुल पेज करो, इन लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आऊंगा वापस। अर्लीस्ट ऑफ द 2 डेट्स ले आउट। पता है ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बुरा मत मानना। सपोज तुम्हारे घर में कोई स्ट्रिक्ट है तो फिर बीट बॉक्सिंग होता होगा तुम्हारा भी तो माइक लीजिए। कोई स्ट्रिक्ट है घर में? पापा। ओके तो सपोज अगर बोले तुमको पार्टी में जाना है, सपोज ये तुम्हारी दादी जी एग्जाम्पल में पूछो, पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है, जाऊं क्या? यही तो उम्र है, घूम आ जाना 7 बजे तक। ठीक है, शाम के 7 बजे का नियम इन्होंने दिया। फिर तुम, ये बहुत डबल गेम खेल रहा है ये। फिर और एक जन को पूछ लिया, अपनी चाची जी को भी पूछ लिया, पार्टी में जाऊं क्या, आ जाऊं क्या? चाची जी पूछो। पार्टी में आ जाऊं क्या? जल्दी आ जाऊंगा, लेट नहीं होगा। 9 बजे तक आ जाना। यानी क्या किया, 3-4 अलग अलग कमरे में गए, सब पड़े हुए थे, बड़ा फैमिली था, 7-8 रूम्स थे, सबसे अलग अलग टाइम ले आया। इससे कितना बजे का लाया? 7, तुमसे 9 और बड़े भैया से 12। तो अब ये क्या फायदा उठाना चाह रहा है होशियारी में, 11:30 तक झूम रहा है, झूम बराबर झूम कर रहा है। और उसके बाद जब घर आया सब लोग इकट्ठा हुए थे, लेट कैसे कर दिया? वो बोले थे 12 बजे तक आना, वो ये बोला हम तो 7 बोला था, ये बोला हम 5 बोला था, और फिर पापा जी बोले हम तो बोले थे ट्यूशन के बाद, अमित सर के बाद सीधा घर आना 4 बजे। तो कौन सा चला जाएगा? आंसर मिल ही गया होगा, अर्लीस्ट। ये जो अर्लीस्ट डेट था वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट होता है। तुम अगर 4 बजे आ जाते हो तो सबका इज्जत रह जाता है, बताओ कैसे? 5 बजे वाला के पहले भी आ गए, 7 बजे के पहले भी आ गए, 11 बजे के पहले भी आ गए। तो अगर किसी कानून में 2 अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग बातें लिखी हुई होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब समझ में आ रहा है सर? एक बोलता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीना के अंदर होल्ड करिए एजीएम, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च, 6 महीना बताओ, सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के, सीएस के हो, 30 सितंबर, वेरी गुड बैच, वेरी गुड। और यहां एक मिसप्रिंट हुआ है, 15 मंथ्स होगा, बड़ा मिसप्रिंट है ये, बहुत दुख हुआ मेरे को, कैसे रह गया हम लोग का, क्योंकि देखो ऊपर मंथ्स ही लिखा हुआ है, देखो आई डिड नॉट लाइक दिस, कैसे हुआ है अभी खबर लेना होगा ऊपर से। 15 मंथ्स होगा, डेज नहीं है। तो विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम प्रीवियस एजीएम, मतलब अगर पिछले साल का एजीएम का डेट क्वेश्चन पेपर में दिया है तो काउंट करना आता होगा ना, 15 महीना कब खत्म हो रहा है उसके अंदर होल्ड कर लेना। तो अब 2 डेट्स आ गए, और अब भी तुम लोग को चाचा जी ताऊ जी वाला एंगल समझ में आया था। जब 2 अलग अलग डेट्स एक ही चीज के बारे में लिखा रहता है तो कौन सा फॉलो करेंगे? अर्लीएस्ट, जो डेट पहले आ रहा है वो बाय दैट डेट माय एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। इंटरेस्टिंग, मेरा एजीएम हो जाना चाहिए था अर्लीएस्ट ऑफ द डेज। लॉजिक समझ में आया? सर लॉजिक छोड़िए, हम आपके साथ बोल लेगा, एजीएम इज हेल्ड एट अर्लीएस्ट, एजीएम इज हेल्ड एट, जोर से बोलो, एजीएम इज हेल्ड एट। शट अप ना, ऐसा फाउंडेशन में पढ़ाया ना, अभी पढ़ाएंगे। अपने आप लॉजिक दिया आपको कि एजीएम मस्ट बी हेल्ड एट अर्लीएस्ट ऑफ दीज डेट्स। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? बट सपोज मेरा अर्लीएस्ट डेट आ रहा है 25 सितंबर,
हमारे यहाँ आग लग गया 10 सितंबर को और हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, रजिस्टर ऑफिस में आग लग गया बहुत बड़ा। हम रिक्वेस्ट किए 25 सितंबर के पहले ही आरओसी को एक्सटेंशन दे दीजिए हम लोग को 2 महीने का। अगर आरओसी कन्विंस्ड होगा कि स्पेशल रीजन है तो देगा। तुम लकीर के फकीर मत बोला, बच्चा से बोले आरओसी दीजिए हमको, क्योंकि आरओसी में एक्सटेंड तुम्हारा रखवाया हुआ नहीं है कि एप्लीकेशन दोगे तो उनको कंफर्मेशन देना ही पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये करेक्शन किया बुक में कई लोग जो घर में बैठे हैं एब्सेंट माइंडेड होके। एंड आई मोटिवेटेड कैलकाटा स्टूडेंट्स, सच नाइस वेदर, मतलब अभी इतना अच्छा वेदर चल रहा है कैलकाटा में, इसमें भी आप घर से नहीं निकल के आओगे पढ़ने के लिए तो गजब आदमी हो। हाँ, इफ यू स्टे वेरी फार, 1.5-2 घंटा दूर पीछे रहते हो तो अलग बात है, बट अगर 45 मिनट से 40 मिनट्स की दूरी पर हो यू कैन इजीली कम, वरना घर में वो मोमेंटम नहीं आएगा पढ़ने का। नहीं 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 नहीं, हर जगह मे का शैल मत पढ़ना, कल ज्यादा ज्ञान मिल गया लगता है। जहां पढ़ना होगा हम बता देगा, ठीक है? नहीं, इसको मत पढ़ना, ओके मत पढ़ना। अब कब पढ़ना होता है वो पढ़ते पढ़ते डेवलप हो गया। अभी तुम लोग कृष्ण नहीं हो कि किताब छूते घर में कोई बोलेगा पढ़ाई कैसे चल रहा है, पूरा आ गया, एक बार पढ़ना नहीं पड़ता, घर आ गया पूरा याद हो गया हमको क्लास ही में, नॉट पॉसिबल। तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? रुको, अब इधर आओ, सेम चीज लिखा हुआ है, पढ़ो, एक पढ़ लो। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन देखा था नीचे, नो एक्सटेंशन बाय आरओसी, कौन से केस में नो एक्सटेंशन है? बोर्ड देखो। तो यही बात यहां फिर से मैंने इंक चेंज करके लिखा है, एनुअल अकाउंट्स रेडी नहीं हुआ, इट इज नॉट अ केस। और पता है तुम बोलते हो हमको एक्सटेंशन चाहिए, तुम्हारा लास्ट डेट क्या था मेरे एग्जांपल में? 25 सितंबर। डिफॉल्ट करने के बाद जाओगे क्या? एक्सटेंशन दीजिए ना। आफ्टर डिफॉल्ट कैन यू गेट द एक्सटेंशन? तो बोलते हैं बिफोर द टाइम एक्सपायर्स, एक फॉर्म है GNL1, नंबर याद करना जरूरी नहीं है, एक्सटेंशन के लिए इस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है। एक चीज देखोगे, यहां बहुत सारे फॉर्म नंबर्स आने वाले हैं सिलेबस में, प्लीज सुनो ध्यान से। आप इस टाइप का नंबर देखने वाले हो आने वाले दिनों में, सीधा नंबर देखना, डरना मत। AK-47 सुना है? वो राइफल था ना संजय दत्त के पास। MGT-7, ये राइफल नहीं है, ये सब क्या है? फॉर्म के नंबर्स हैं। ADT-1, ये सब सिलेबस में पढ़ने वाले हैं हम लोग। PAS-3, PAS-2, ये सब क्या है? फॉर्म नंबर्स है। पता है फॉर्म नंबर्स कैसे बने हैं? इस बार गवर्नमेंट कैसे बनाया है? जैसे ये MGT मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर क्रिएट हुआ है हमारे कंपनी लॉ में, तो उसके अंदर का ADT ऑडिटर्स नाम के चैप्टर में ये नोमेनक्लेचर यूज हो रहा है। ये क्या है? पास, ये सुपारी है ना? पास नहीं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, डोंट कॉपी। ये सिलेबस में आएगा, बट जैसे जैसे आएगा मैं बताते जा रहा हूं। फिर आप देखोगे कभी कभी DIR, डायरेक्टर्स रिलेटेड चैप्टर का, यानी कि आप देखोगे ये फॉर्म नंबर्स जो इस बार यूज हो रहे हैं, जो आरओसी के पास फाइल होते हैं, कौन से पोर्टल पे होते हैं? कल एक वेबसाइट देखने बोले थे, www.mca.gov.in। ये अल्फा न्यूमेरिक है। व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक? इसमें अल्फाबेट के कॉम्बिनेशंस भी है। तो ये जो फॉर्म नंबर्स के लिस्ट होते हैं ना हमारे कंपनी लॉ के रूल्स में, वो ज्यादातर आरओसी के पास फाइल करने वाले फॉर्म है, या कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो हम लोग को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है इन दैट फॉर्मेट, तो उसका भी फॉर्म नंबर बना हुआ है कि आप कंपनी में ना ये रजिस्टर है ना इस फॉर्मेट के अनुसार, इस फॉर्म के अनुसार बनाइए। फॉर्म में खांचा दे दिया है कि ऐसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है। तो आप ये डरना मत, ADT-1, MGT-7, ADT-3, ADT-4, तो ये क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यूज होते हैं जब हम आरओसी के पास MCA पोर्टल पर फॉर्म्स यूज करते हैं, फाइल करते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं अभी भी मैं फ्रंटियर्स ले डाउन कर रहा हूं। जैसे मुझे बॉम्ब फुटाना है ना, तो मैं जगह जगह ट्रांसप्लांट करते जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ बारूद। फिर एक दिन जब कॉन्सेप्ट धमाकेदार हो जाएगा तब वो फूटेगा बॉम्ब, और पेपर पे 3 घंटे में अभिव्यक्त होगा। ओके, लुक हियर, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तुम लोग का फेवरेट। कम, चलो अब देखते हैं बुद्धि। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ, फाइनेंशियल ईयर यहाँ लिखा हुआ था, मैं मेहनत करके लिखवा दिया था। नहीं, थोड़ा अलग है वैसे। चलो इधर आओ, पहले आओ बच्चों। ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस है सपोज, और एक सेकंड। हाँ, ये प्रीवियस AGM का डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुमको ये निकालना है। चलो टेक योर टाइम, समझकर, टाइम लेते हुए पढ़कर बताओ।
टेक आवर टाइम, अच्छे से समझो। पास हाँ बाबू, किस में है ना ऑप्शन? हाँ 6 मंथ्स जो फिनेंशियल से ख़त्म होगा वो तो सेम ही होगा ना। अब तुम बताओ एजीएम कब होना चाहिए? 18 अगस्त, जो भी अर्लीस्ट आएगा, बहुत सिंपल है। और दूसरे वाले में 30 सितंबर। क्यों अर्लीस्ट क्या आ रहा है? समझ में आया? ये तो बहुत सिंपल था एक्चुअली। हम इसका एक बेटर वर्जन भी दिखाएगा आपको थोड़ी देर में। अब इधर आ जाओ इनकॉर्पोरेशन डेट पर, जल्दी से आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, इस वाले को देखो खास करके। लोग इसी में गुमराह होते हैं, लोग इसमें 31 मार्च 19 कर देते हैं। तुम लोग सीखा था ना आज, आज ही तो सीखा था। 18 फरवरी 2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसका 19 में कंप्लीट नहीं होगा, याद है ना? अभी तो सीखा था सराओगी, सीखा था ना। ये तो अब अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा, तो इसका फर्स्ट एजीएम का टाइम फिर कहां से कैलकुलेट होगा? 9 मंथ्स यहां से। तुमको एग्जाम में सिर्फ ये दे देगा एक्चुअली, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। यानी इसमें तुम्हारा एक बैकग्राउंड चेक इन लोग क्या करेगा बताओ, ऐसे ब्रैकेट कर लो कि तुमको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग पता है क्या, क्योंकि 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तुम वो ही नहीं निकाल पाएगा वरना। देखा, ध्यान से देखो। कोई को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिएगा। और बार बार बोल रहा हूं बेटर रिजल्ट्स के लिए, ये जो 45 डेज है ना, जब आम आदमी खेल रहा है, पिक्चरे जा रहा है, तुम अपना लेवल अलग ले जाएगा। भीड़ के पीछे दौड़ना है तो दौड़ो, ट्राई योर लक दिस सीजन। एक साल बाद बताना कैसा रहा था भाई। ओके, सो सोल्यूशन डेट ये ब्रैकेट किया ना, बिकॉज ये क्वेश्चन तुमको समझना होगा। क्वेश्चन में फर्स्ट फाइनेंशियल एंडिंग डेट कैसे आया, डिड यू अंडरस्टैंड? हम कहां सिखा दिया था? पिछले पेज में। और फिर यहां से 9 मंथ्स ऐसे कैलकुलेट कैसे हो रहा है, चेक करो। अब ये दोनों होने के बाद किसी किसी सम में ना पिछला एजीएम का डेट भी दे देते हैं। तो अगर पिछला एजीएम का तारीख दे दिया है, जैसे यहां तो निकाल के दे दिया था, कई बार सिर्फ पिछला एजीएम का तारीख देता, तो तुमको 15 मंथ्स ऐड करके, अरे वही है, तुम 4 जन से पूछा है, चाचा जी से पूछा घर आने का टाइम, चाचा जी से, चाची जी से, तुमको कौन सा वाला लेना है? क्योंकि लॉजिक समझ गया ना, तुम तो होशियारी करने जा रहा था, सबसे कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स ले लिया, तो लॉ बोलता है फिर हमको हारमोनियस लाना पड़ेगा। हारमोनी का मतलब है ऐसा कुछ करो कि सबकी रिस्पेक्ट, सबका इज्जत बरकरार रह जाए। सो एजीएम इज हेल्ड एट द अर्लीस्ट ऑफ दीज डेट्स। ओके, लंबा सांस, हम चुप है, so that's good। 8 लाइन पहले खुद पढ़ो, फिर हम फंसाएंगे। थोड़ा रीड भी करना पड़ता है इंटरप्रेट करने के लिए। 8 लाइन जल्दी से पढ़ो, फिर हम फंसाएंगे आपको। स्टार्ट रीडिंग। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? ऐसे एमसीक्यू आते हैं, मैंने बताया था आपको फर्स्ट डे, सिंपल एमसीक्यू दे देगा। 3 मार्क्स के केस स्टडी आ जाएंगे, बताओ इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा। सर फिगर बैठा देना है ना? नहीं, थ्योरी समझते हो? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग समझाओगे और बस सिंपल लाइन, एजीएम, फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स, मार्क्स कटेगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड नो एक्सटेंशन कैन बी गिवन बाय आरओसी, पूरा लाइंस लिखना पड़ेगा। नाउ स्टार्ट डूइंग इट, चलो स्टार्ट डूइंग इट। जो घर पर हैं, कई लोग को कल डिस्पैच हुआ है बुक्स, शायद आज मिल जाएगा, सॉरी परसों तरसों तक मिल जाएगा। वैसे मैंने पीडीएफ ही यूज किया अभी तक, और बार बार बोल रहा हूं निकल जाओ घर से, मतलब आ जाओ क्लास करने। सर मेरे पास ये आधा सेट कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास जो था वही दे दिया आपको।
अच्छे से रिवाइज करते रहिए। पढ़ो, फिर मैं आपके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ। जो घर से कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब घर वाले लोग तो उसमें लाइव भी नहीं करते हैं, घर आके शाम को 1.5x में देखेंगे। अरे यार ये फाउंडेशन नहीं है, कैसे समझाए आदमी, फिर बोले लगेगा हम नेगेटिव बात बोल रहे हैं। पढ़ लिया ना, हम सीधा क्वेश्चंस मुंह पे गिराने वाला है। जल्दी पढ़ लो, फिर मत बोलना पढ़ा नहीं था। इसमें है ना 6 क्वेश्चंस छुपा हुआ है एग्जाम का, 8 लाइन 6 क्वेश्चंस। इस बार अच्छा क्या, देखो कोई भी लाइन आंसर्स बड़ा बड़ा नहीं है, 2 लाइन, 2 में 2, 3 में 3। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स में तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते थे आंसर्स में। इस बार आंसर्स छोटा है, क्वेश्चन पेपर बड़ा बड़ा आता है। सीए में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 1.5 पेज, पहले पढ़ के सागर से मसाला निकालना। सीए में वेरी इजी, 1 लाइनर। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ होल्डिंग एजीएम, 3 मार्क्स। कैन वी गेट एक्सटेंशन इन द केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, 2 मार्क्स। सीए में, सीए और सीएस नहीं, उनके पेपर्स बड़े हैं। ठीक है, अगलों का भाग है। आइए, लेट अस स्टार्ट। हेलो, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, अब तुम लोग बताओगे मेरे को, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, जल्दी बताना। किसको पकड़ूं? ए बालक, नया पहली बार आया है? अच्छा, पढ़ता था ना हम लोग से। अच्छा बैठो। बता, तुम एजीएम होल्ड कर रहा है, तुम एजीएम 2 अक्टूबर को सोचा है तुम एजीएम करने का, तुम 2 अक्टूबर को 3 AM सोचा है एजीएम करने का, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब तुम 1 अक्टूबर को बताओ, 1 अक्टूबर को कर सकता है 3 AM? 1 अक्टूबर इट्स अ मंडे, अब क्या प्रॉब्लम है? 3 AM 1 अक्टूबर मंडे है, सोमवार का व्रत है तुम्हारा तो अलग बात है, बट 1 अक्टूबर मंडे है, मंडे है 3 AM पर, मंडे है 1 अक्टूबर, जल्दी बोल। होशियार निकला। 2 को जब इसको बोले कि नहीं हो सकता, 1 में मंडे देख के तो कई लोग भावुक हो जाता है। मंडे है, सोमवार है ना सर, कर लीजिए कर लीजिए, अब संडे भी नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा, संडे 1 अक्टूबर, सॉरी मंडे 1 अक्टूबर देख के एक्साइटेड मत हो। 9 बजे से 6 बजे, रुको रुको, यस, अब एग्जाम में आएगा अर्जुन के। अर्जुन संडे के तुम मीटिंग बुलाता है, कब बुलाता है? संडे बोलो, संडे को मीटिंग बुला रहा है, संडे नहीं है, संडे, संडे को बुलाता है, और तुम बुलाता है संडे को 4 बजे दोपहर में। अब बुला सकता है क्या? संडे इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे ऑलवेज। तुम लोग तो संडे को भी नेशनल, संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। सर डिफरेंस क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है इंडिया में संडेज एंड अदर डेज जो वहां लिस्ट में शामिल है, दे आर पब्लिक हॉलीडेज। यहां सिर्फ क्या चीज को माइनस किया है इन लोग? इंडिया में 3 ही नेशनल हॉलीडे है, पता है क्या? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। अरे स्कूल में बूंदिया भुजिया कुछ खिलाते होंगे ना मार्च पास के बाद, या ऐसे भेज देते थे, तब जाते क्यों थे? तो देखिए, नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं, ये वर्ड यूज करना होगा। तुम लोग क्या लिखता पता है?
AGM, cool, let's be cool. According to Companies Act, AGM cannot be held on holiday. One needs relaxation after working for 6 hours, फिर मतलब 6 days continuously. फिर बोलता है अपना वर्ड्स में लिखा, ये तुम्हारा वर्ड्स. वो कूल टाइप का व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं चलेगा. बड़ी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन वी हैव लाइफ, वी वांट रिलैक्सेशन. पूरा घर रहे तू 6 महीना और फिर आए तैयार करके, क्योंकि नेशनल हॉलीडे वर्ड पे मार्क्स है. एक बार कंपनी लोग पढ़ना सीख जाए ना, तुम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होगा. नेशनल हॉलीडे वर्ड चाहिए. और 9 AM to 6 PM, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर दो. यस, अलाउड है. शुरुआत 5 बजे हो गया है ना, 9 से 6 के बीच में. अब चलता रहे रात भर भी, अपने क्या है. शुरुआत 9 से 6 के बीच में हो जाना चाहिए. सर्कुलर है, चलेगा नहीं, पर लॉ में यही है कि तुम्हारा जो मीटिंग का तुम्हारा कन्वीनिंग टाइम होता है ना, नोटिस में लिखा रहता है आइए सम्मिलित होइए. जैसे पार्टी का जब नोटिस आता है क्या लिखा रहता है, पार्टी स्टार्ट्स एट 9, फिर तो नाचती हो 1:30 बजे तक तुम. तो वैसे ही AGM स्टार्ट एट 5 PM एंड कंटिन्यू टिल 7:45 PM, ये चलेगा. इसमें कई लोग अपना टांग क्या अड़ा देता है, नहीं सूर्योदय सूर्यास्त हो गया, अरे 6 बजे, अब नहीं होगा. तेरा भी हो गया, बिकॉज 5 PM पे अलाउड है. पहले लिखना होगा, इट विल बी कॉल्ड लिखा है, देखो कॉल्ड. तो कॉल तो ये 5 PM पे ही हुआ है. ये कंडक्ट हो रहा है 7:45 तक. तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है किस पे मार्क्स है. तुम लिखेगा इट कैन टेक प्लेस, नो प्रॉब्लम. एक जन तो लिखा है नो प्रॉब्लम, अलाउड बाय मी. मार्क्स नहीं है. एवरी AGM विल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. ये वर्ड क्या है, कॉल्ड. तुम बीट बॉक्सिंग में अपना आंसर डाल दिया कर. एवरी AGM विल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. कॉल्ड पे मार्क्स है. जो चाहिए आपका, तुम पियानो में आंसर डाल ले. ओके, एवरी AGM विल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. समझ में, कॉल्ड पे स्टार लगाओ. अब थोड़ा बहुत तो अंडरलाइनिंग करना होगा, इस पे केस कर देंगे. आप बोले थे ना घर बैठे कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ तो करेगा यार. अब रुको, एक कंपनी है, तुम लोग नाम जानते ही होगा. हाँ छोड़ दो ये सब. तो ITC कलकत्ता की कंपनी है. रजिस्टर्ड ऑफिस ITC का कहाँ है, कोलकाता. अरे सरदार जी का चाय नहीं है, उसके बैक साइड में उसका एक गेट निकलता है, एक चौरंगी साइड में भी निकलता है. ठीक है सब. ITC अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में. क्या AGM मुंबई मरीन ड्राइव इंडिया में ही होल्ड कर सकता है? हाँ हाँ बोलो. यूनानिमस कंसेंट, ये किसके लिए लिखा था? ITC कैसी कंपनी है? स्टॉक मार्केट में एकदम पैसा नहीं लगाते हो क्या? लिस्टेड कंपनी है, इससे नाम भी पॉपुलरली है. अब ऐसे कोई अलग नाम लेते तो बोले हमको क्या पता सर लिस्टेड. तब दोनों आंसर लिख के आओ. इफ इट इज लिस्टेड कंपनी नहीं कर सकता है, उसको तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होल्ड करना होगा, या अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. तो पता है रियल लाइफ में ये ITC का कहाँ होता है AGM पता है आपको? साइंस सिटी का ऑडिटोरियम है ना, वहां उन लोग होल्ड करते हैं. अब तुम बोलेगा सर शेयर होल्डर्स तो बहुत है, आता नहीं है इंडिया में, पता ही है. तो लोग मार्जिन लेके एक बड़ा ऑडिटोरियम में होल्ड करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रजिस्टर ऑफिस में बुलाओ सर, अपना वर्ड्स में लिख दे हेड ऑफिस, तुम्हारा हेड कट जाएगा. वर्ड कौन सा यूज करना है? तो हम बहुत स्ट्रिक्ट है. ये वर्ड जो है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉल्ड, बिजनेस आवर्स. हाँ बताता रुको. रजिस्टर्ड ऑफिस एक होगा, फिर तुम्हारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बहुत सारे हो सकते हैं. रजिस्टर्ड ऑफिस सारे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जुरिसडिक्शनल पैटर्न पता लगाने के लिए, आप किस कोर्ट के अंदर आएंगे, किस NCLT के अंदर आएंगे, किस इनकम टैक्स के अंदर आएंगे. तो लैंग्वेज मेरे साथ साथ हो ना अभी भी आप लोग. रजिस्टर्ड ऑफिस और एट सम अदर प्लेस उसी शहर के अंदर. तो शहर का क्या होता है, एक म्युनिसिपल लिमिट्स होता है, एक पोस्टल लिमिट्स होता है. तो कौन सा लिमिट्स को लेंगे हम लोग? वाइडर ऑफ द टू. दोनों में से जो लिमिट्स ब्रॉडर हो. तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे होल्ड करिए, साथ साथ में पूरा वर्ड याद करना है. और विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज, याद रहेगा. तुम बता, एक कंपनी है ABTF, नाम सुने हो कभी? अमित बछौर ट्रेनिंग फर्म प्राइवेट लिमिटेड. मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, यही बिल्डिंग है. कैन आई होल्ड इन मरीन ड्राइव मुंबई माई AGM? बताओ क्यों? तो क्या लिखोगे? हाँ. एग्जाम में क्या लिखोगे? हाँ, HAA. हाँ, एग्जाम में क्या लिखोगे? स्टाइल. याद दिलाएं कि आप लोग बहुत दिन हो गए फाउंडेशन भूल गए. वेरी गुड. मेरा स्टाइलर, मेरा वीडियो देख देख के बड़े हुए हो. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एन अनलिस्टेड कंपनी मे होल्ड, बहुत इजी से निकल रहा है मुंह से,
its AGM at any place in India if all the members give written consent in advance कि हम लोग वहां पर होल्ड कर रहे हैं. देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ था. अलाउड है, चलेगा, चिल, नो इश्यूज, मार्क्स नहीं मिलने वाला. बस एक ही चीज सिखाया था वहां पे आपको, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी. अकॉर्डिंग टू, कोई ऐसा जो मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़ा हो इस बैच में बाय चांस? ओ तुम सब पढ़े हुए हो कभी ना कभी, श्योर ना? पूछ लो अपने आप से, पढ़ा था ना? अच्छा देखे यूट्यूब में हमको कभी? ठीक है, देखे होंगे ऐसे. अकॉर्डिंग टू जब बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, लैंग्वेज यहां पे लिखा हुआ है. एन अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया. पर कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? और रुको रुको रुको, इंक हम पूरा प्रिंटर के ऑफिस में बैठ बैठ के करवाया है सब. इन एडवांस, ऑल द मेंबर्स इन एडवांस पे भी इंक होना चाहिए था, मिस हो गया मेरा. और ये कंसेंट राइटिंग में आए या ईमेल से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी. इंडिया में कहीं भी, बस ज्यादा अपना औकात के बाहर मत जाना. सर हम एबीटीएफ है सर, हम स्विट्जरलैंड में जाएंगे इस बार एजीएम होल्ड करने के लिए. हम लोग बुक में लिखा था ना ऑल ऑल. और पता है एमसीक्यू क्या देगा? सुनो सुनो, हाउ टू गेट द आंसर रॉन्ग. अनलिस्टेड कंपनी वांट्स टू होल्ड एजीएम आउटसाइड इंडिया विद द कंसेंट ऑफ 95% शेयर होल्डर्स, 85% शेयर होल्डर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स. फोर्थ ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ द अबव इज पॉसिबल. पर नहीं नहीं नहीं, तुमको क्या याद आएगा? ऑल. एक जन तो बता, अभी वॉशरूम में देख कर आया, चल आजा तू भी. या फिर दिखाता है आल लिखा हुआ है ना, चल आल ऑफ अस शुड फेल. आल लिखा है, पर आल भी क्या चीज के लिए लिखा है? भारत में कहीं भी होल्ड कर लो तुम तो भैया. इसने पता अब क्या पढ़ना, लॉ का एक ही स्टाइल है, पता नहीं कितना लोग मानेगा. अगर 3 लाइन लिखा है ना लॉ में, फुल स्टॉप जब तक नहीं आता है ना, उन वर्ड्स पे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अपना पीएचडी कर लो. और लॉ एंड टैक्स दोनों सब्जेक्ट में एक ही कमाल है. टैक्स में भी है ना, एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है. एक मिनट, थोड़ा सा हंसाने के लिए कहीं जाऊंगा. अच्छा अभी नहीं जाऊंगा, पहले कंप्लीट करने दो ये पार्ट. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हंसते से पेट डूब जाएगा. ऐसा ऐतिहासिक दुर्घटना आप कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे. आज का एंडिंग वहीं से करूंगा, हंसते हंसते जाएगा. पूछेगा अगला क्लास कब है, दिखाता हूं एक चीज. अच्छा चीज है, सोचे कुछ खराब चीज दिखाएंगे. देखिए, एवरी एजीएम विल बी कॉल्ड वर्ड मिला, और इस चीज में पता चल गया कॉल्ड था तो हम बुला लिए 5 बजे, और कंटिन्यू रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैन एजीएम बी हेल्ड ऑन मंडे 7 PM? प्रॉब्लम है. इस बार टाइमिंग 7 बजे से शुरू कैसे कर देंगे? मंडे देख के कई लोग, हाँ संडे नहीं आ रहा, हम फ्री है. नहीं, अब रुको, गजब. एक सेकंड, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था हमारे कंपनीज एक्ट में ना वो होता है, रूल्स है. कौन बनाता है रूल्स? एमसीए, पार्लियामेंट एक्ट बनाता है. रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? गवर्नमेंट कंपनी का एक एंगल है, सेक्शन 8 कंपनी का एक एंगल है. लैंग्वेज मिल रहा है? तो ये एमसीए का है ना, कुछ रिलैक्सेशन आया हुआ है गवर्नमेंट कंपनी के लिए और सेक्शन 8 कंपनी के लिए. अगले पेज तक जा रहा है रिलैक्सेशन. बोलो हाँ या ना? स्टार्ट रीडिंग. सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सुनिए ऐ बच्चा लोग जो नहीं जानता है, प्राइवेट कंपनी मतलब जानता है जिसके आर्टिकल्स में कुछ बातें लिखी होती है कि वो प्राइवेट कंपनी है, 3-4 रेस्ट्रिक्शंस है. सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है. बेसिकली जो प्रॉफिट्स होता है ना, वो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी ये सब में वापस लगा देता है. यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना मना है, और इनको रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला होता है. एज नाम ही है इनका, फेमस है, दे आर सेक्शन 8 कंपनी. जैसे टाटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, नाम सुने हो ये सब कभी? दीज आर सेक्शन 8 कंपनी. गूगल करोगे तो 1000 नाम और आ जाएगा. मेरे मुंह पे आ गया रिलायंस फाउंडेशन. नहीं, नॉट एट ऑल. तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी जिसका 51%, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सुनियो 11-12 में, ओएनजीसी नाम सुनियो, महारत्ना, नवरत्ना, 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास हो या एसजी या दोनों का मिला जुला के भी हो. सुना है नाम कभी गवर्नमेंट कंपनी? मैं बेसिक्स ऐड करवा दूंगा ऐप में. तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक बात है यहां पर. क्या बात है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या सिटी के बाहर अपना एजीएम होल्ड कर सकता है? यस. यस नहीं लिखना एग्जाम में. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इशूड अ रिलैक्सेशन दैट गवर्नमेंट कंपनी मे होल्ड आउटसाइड. क्या वो नेशनल हॉलिडे वाले दिन होल्ड कर सकता है? नो. इसका गंदा लॉजिक दें सर, इन लोग वर्किंग डे वाले दिन ही काम नहीं करता है गवर्नमेंट वाला लोग.
आपको कहीं भूलेंगे ही नहीं आप, वरना कई लोग ऐसे याद करते हैं, बहुत गंदा स्टाइल लगाता है, यस नो नो, यस नो नो। गवर्नमेंट कंपनी का आंसर है यस नो नो। क्यों इतना माइंड को टॉर्चर कर रहे हो? गवर्नमेंट कंपनी नॉर्मल डे में काम करता है, आपके घर में जो गवर्नमेंट कंपनी में दे आर वर्किंग, बट अदरवाइज आप देखोगे ज्यादातर गवर्नमेंट, हाँ अगर कई लोग के घर वाले हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आईएएस हैं, मुझे पता है, दे आर रियली गुड, बट उनके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी है दे डोंट वर्क। ओके, डिस्क्लेमर क्लॉज के साथ चलते हैं अपने। आउटसाइड बिजनेस आवर्स, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में काम नहीं करता है। फाइल जब यहां से यहां पढ़ाता है, सब एक बार हुआ है मेरे संग, हमारा सर ये फाइल मेरा थोड़ा बस उधर सर उधर आ गया है, उसको बोलिए हमारा टेबल पे देगा तो हम करेगा। अरे रीढ़ का हड्डी नहीं, उठ ला दे फाइल और कर ले। हम सर हम ला दे फाइल, आप ला सकता तो ले आइए, ला दिए भाई और क्या करेंगे। तो डिड यू अंडरस्टैंड? आंसर निकल गया, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक बताओ, ओरा की बिजनेस आवर्स के बाहर करेगा काम? सॉरी एजीएम, एजीएम क्या उन लोग बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड बुला सकता है? नो। उन लोग क्या नेशनल हॉलिडे वाले दिन एजीएम होल्ड कर सकता है? नो। आउटसाइड द सिटी यस। सारे नो कर दोगे तो रिलैक्सेशन क्या हुआ फिर? अब सेक्शन 8 कंपनी का एक टेक्निक बताए, किसी को बताओगे नहीं? सेक्शन 8 कंपनी इज ग्रेट, उसको हर चीज अलाउड है। सेक्शन 8 कंपनी इज ग्रेट, सारा इसका यस है, मतलब इनको हर चीज का रिलैक्सेशन है। आउटसाइड बिजनेस आवर्स यस, बिकॉज एक कोटेशन याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी इज ग्रेट, सारा रिलैक्सेशन है इनके लिए। इनके लिए बट तुम ये नहीं लिख सकते अलाउड। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी ग्लेशियर समझते हो? पानी कहां से आ रहा है, सोर्स को आंसर में बताना पड़ेगा। चीपनेस मत करना। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजीएम कैन बी हेल्ड वंस इन मस्ट बी हेल्ड वंस इन अ कैलेंडर ईयर। सर अंदर तो राइट लिखे थे, ग्लेशियर अगर रॉन्ग लिखे हो तो चीपस्टर कहलाओगे। अकॉर्डिंग टू तुम, और एक लड़का तो लॉ बनाता है पता है क्लास एग्जाम हॉल में, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 एजीएम कैन बी हेल्ड आउटसाइड बिजनेस आवर्स। मार्क्स इसमें भी हम काटेगा अगर चेक करेगा, कंपनीज एक्ट नहीं बोला। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रिलैक्सेशन आया हुआ है, जिसको मैंने टेबल में यहां पर सम अप कर दिया था। लिखा सेक्शन 8 इज ग्रेट लर्निंग टेक्निक, और इधर लिखो वेरी फनी, बिकॉज नॉर्मल आवर्स में काम नहीं करता है, नॉर्मल वर्किंग डे में काम नहीं करता है, तो नेशनल हॉलिडे के दिन क्या एजीएम होल्ड करके हमारा कल्याण करेगा? इन बंगाली, हर लैंग्वेज में बोल देता हूं। 2 मिनट और, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा भी, शुरू में पॉइजन का डोज धीरे धीरे दूंगा। ए समझ में आ रहा है ना? फिर अचानक बड़े होने के बाद बोलोगे फाउंडेशन में तो समझ में आता था, इंटर में समझ में नहीं आ रहा। इज इट पॉसिबल? इट्स द सेम थिंग विद मोर एनर्जी। तो देखो ध्यान से, एजीएम का आंसर लिखने का टेक्निक समझ गया तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू एमसीए रिलैक्सेशन। और एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं क्यों बार बार मॉरली टच कर रहा हूं, तुम लोग पढ़ लोगे मेरा भी भला हो जाएगा। फिर फोटो खिंचाऊंगा ना, मतलब इस तरफ रैंक होल्डर 1 2 3 4 5, स्वार्थ है, हर आदमी का स्वार्थ होता है। तो प्लीज अभी से अगर आज ही वर्ड्स रिवाइज कर लेगा, सुन लेगा, तो वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। लास्ट टॉपिक, अभी पेज मत मोड़ना, आंसर दिख जाएगा, पेज मत मोड़ना। हम कुछ बोला था ना, कुछ बताएगा। हाँ अच्छा, वो अभी नहीं, वो देरी है, 2 मिनट देरी है ना क्लास खत्म होने में। हाँ तुम बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। एजीएम है, सुन रहा बच्चा लोग? लास्ट डेट आ रहा था तुम्हारा कि मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 25 सितंबर 2026। एजीएम हेल्ड ऑन, बहुत इजी दिया हूँ, 13th of October, बहुत इजी है। इज एजीएम वैलिड? अब तुम लोग इतना शक तो ही क्या होगा, हम जब इतना इजी बोल रहे हैं। लास्ट डेट एजीएम होल्ड करने का ये था 25 सितंबर, पर हमने एजीएम होल्ड किया है 13 अक्टूबर को। आफ्टर रिलैक्सेशन लिख देते हैं ना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब 3 मंथ्स भी यूज कर ली, मेरा पहले ही पड़ रहा था डेट। सारा रिलैक्सेशन के बाद मेरा आ रहा है 25 सितंबर, एजीएम हेल्ड हुआ है 13 अक्टूबर। क्या ये एजीएम वैलिड है? जल्दी बताइए, जल्दी ट्राई। अगर हम भी स्टूडेंट होते ना, हम कसम खा के बोले, तुमको नीचा क्यों दिखाए, हम भी लिखते नॉट वैलिड, ड्यू डेट पार हो गया। पर फिर हम बड़े होने लगे, दाढ़ी उगने लगा और समझ में आने लगा मीटिंग की वैलिडिटी अर्ज किया है। शौक रखते हो सब जगह जाने का शनिवार को, तो अर्ज किया है कि एजीएम की वैलिडिटी, जनरल मीटिंग की वैलिडिटी डिपेंड करती है दूसरे 3 फैक्टर्स पर, ये टाइमलाइंस पर नहीं। मीटिंग वैलिड है या नहीं वैलिड है वो डिपेंड करेगा प्रॉपर नोटिस दिया था क्या मीटिंग का, मीटिंग में प्रॉपर कोरम था क्या, मिनिमम इतने लोग मौजूद होने चाहिए, मीटिंग में वोटिंग फेयर तरीके से हुआ था ना, मिनट बुक ठीक से मेंटेन किया है ना। ये ना बेवकूफ बनाया है, टाइम से नहीं हुआ बात सही, गलत हुआ,
फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, जो भी अभी देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, बट एजीएम वैलिड है अगर प्रॉपरली कन्वीन्ड हो, मतलब नोटिस ठीक से बुलाया हो, सही आदमी बुलाया हो, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड हो, मतलब कि कोरम, कोरम क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स विच मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। सिर्फ शुरुआत में हेलो अंकल खाना खा के जाना बाय ऐसा करके नहीं हो, थ्रू आउट द मीटिंग, वोटिंग के समय भी मिनिमम इतने शेयर होल्डर्स मौजूद हो, एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। आंसर अगले पेज में है, ये सीए फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट बोल के लिखा हुआ आपको, अंदर से सेम है ना, ब्लैक एंड व्हाइट किताब हो या कलर्ड ऑलमोस्ट सेम है, कोई एक लाइन का फर्क होगा। स्टार्ट रीडिंग। ये मेरी पर्सनल किताब कलर्ड है, आपके पास हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट किताब हो। स्टार्ट रीडिंग। स्टार लगा लेना, इसको कॉपी में भी लिख लेना। अब ये जो वर्ड है ना, इसको शॉर्ट में लोग ऐसे याद करते हैं, मीटिंग में पीसी हो, मीटिंग में पीसी हो, पीसी हो। सब प्रियंका चोपड़ा नहीं नहीं नहीं, वो चली गई। प्रॉपरली कन्वीन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। व्हेन आई से कन्वीन्ड, शॉर्ट में अगर लिखूं, नोटिस प्रॉपर हो, एक चैप्टर है पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। कॉन्स्टिट्यूटेड, कोरम, मिनिमम इतने लोग आए हो। कंडक्टेड, वोटिंग एटसेट्रा फेयर तरीके से हुआ हो। फुल पेज करूं? हाँ है, जल्दी देखना शुरू करिए। नोटिस, कोरम, फेयर तरीके से वोटिंग, लैंग्वेज पे कमांड आया। अब इसका डिटेलिंग होगा, अभी मैं रफली बता दिया, पर सुनो एक बात सही है, मीटिंग जो आपका लेट से हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ, गलत तो हुआ है, हम उसको सही नहीं बोल रहा है, पर उसके लिए अगर मीटिंग आपका टाइम से होल्ड नहीं होता है ना, आप नेक्स्ट क्लास में ये रीड करके आ जाना है, तो फाइन का एक फिगर है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड। पनिशमेंट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, अगले बार मैं पढ़ाऊंगा, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जिसकी भी गलती होती है उस पर फाइन लगता है 1 लाख रुपया तक का, और डिफॉल्ट अगर चलता रहता है तो 5,000 एवरी डे। अच्छा, लॉ में ना एक चीज देखोगे आने वाले क्लासेस, कई बार FINE लिखा रहता है फाइन, और कई बार लिखा रहता है पेनल्टी। कंपनी लॉ में फर्क है, फाइन एंड पेनल्टी वर्ड में भी फर्क होता है। इंग्लिश में दे आर यूज एज पर्यायवाची सिनोनिम्स, एक ही तो बात है फाइन पेनल्टी, पर कंपनी लॉ में फाइन एंड पेनल्टी में फर्क है। शॉर्ट का मीनिंग ये समझ लो, जब बड़ी गुस्ताखी होती है फाइन यूज किया जाता है लॉ में, कंपनी लॉ में, छोटा मोटा चीजों के लिए पेनल्टी है। फाइन थोड़ा क्रिमिनल नेचर का चीज हो गया कि बहुत बड़ा गलती था, और पेनल्टी कोई रूटीन नॉन फाइलिंग के लिए पेनल्टी है। तो वैसे यहां पे इन्होंने क्या यूज किया है, फाइन। सर ये फाइन का फिगर याद करना है क्या? नहीं, पूरे सिलेबस में 12 या 14 फाइन्स याद करना होगा आउट ऑफ 470 सेक्शंस। 470 तो आपके सिलेबस में नहीं है, जितने भी सेक्शंस हैं वो 12-14 मैं बताऊंगा। आज वो दिन नहीं आया है, एक बार रीड करके छोड़ दो। सर आ गया तो गया 1 मार्क, पर बाकी भी इतना सागर है दैट यू कैन नॉट समेटिफाई एवरीथिंग। ये क्या तीर मार लोगे 1 लाख 1 लाख, नहीं आएगा तो पड़ जाएगा 1 लाख। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड? एजीएम का आज क्या पढ़ाया? आई एम वाइंडिंग अप द क्लास इन 30 सेकेंड्स। एजीएम का आज क्या पढ़ा है? दैट एजीएम मस्ट बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट ऑफ द डेट्स इन नॉर्मल सिनेरियो। क्या है पहला डेट? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लॉजिक दें, फाइनेंशियल ईयर के बाद ही एजीएम क्यों होता है? क्योंकि तुम ही लोग बताया था ऑर्डिनरी बिजनेस में अकाउंट्स डिस्कस होता है, फाइनेंशियल ईयर बंद होगा तभी ना उसका अकाउंट्स डिस्कस होगा। और एक क्या था? विद इन 15 months फ्रॉम प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? और एक चीज क्या सीखा हम लोग एजीएम के बारे में ही? फर्स्ट एजीएम अगर होता तो विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और तुम लोग को हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी निकालना सिखाया है। एक चीज और हम लोग सीखा, आरओसी में एक्सटेंड दिस टाइम सब्सिक्वेंट एजीएम में 3 महीने तक ऑन अकाउंट ऑफ
स्पेशल रीजन, पर फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलता है। फिर हमने सीखा एजीएम मस्ट बी कन्वीन्ड, एक वर्ड सीखा, सॉरी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। वर्ड ऑफिशियल वर्किंग आवर्स नहीं यूज किया, बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM है इस सेक्शन में, एंड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। एंड अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, इफ ऑल द मेंबर्स अग्री इन एडवांस आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट इज ऑल्सो ऑब्टेन। बहुत मेहनत से सिखाया ना, कितना महीना, 6 months, कितना महीना। एक एंडिंग लाइन देख के जाओ, 1-2 पेज बाद है, माथा पीट लोगे। रियल लाइफ में ओके जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, मार्केट में लिस्ट आता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में जानते हैं, उन लोग में टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के लिए टाइमलाइन चेंज हो गया है। उनको 5 महीना के अंदर करना पड़ता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो तुम 6 महीना सीखे थे ना आर्टिकलशिप में, या कोई ऑफिस अगर जॉब ज्वाइन कर रखे हो ना पार्ट टाइम, सर 6 महीना के अंदर होता है। हमारे कोचिंग सेंटर वाले तर बताए, तो बोलो कोचिंग सेंटर वाले सर एक बात और बताना चाहिए था, अगर आप जहां ट्यूशन ले रहे हैं, कि प्रैक्टिकली में जो भारत की टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, सेबी के नियम कानून है। बिकॉज लिस्टेड एंटिटी मतलब जानते हो, स्टॉक एक्सचेंज पर मिला है, पेज में है, ये इस पेज पर होगा जहां पर ये सेक्शन 100 है ना, देखो उसके आसपास कहीं डब्बा होगा। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक, तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के अलावा एक्स्ट्रा भी बताएगा। ये एग्जाम में नहीं पूछा है, बट टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के लिए गजब टाइम आपको नजर आ गया होगा। सारी लिस्टेड एंटिटी के लिए नहीं, कौन सी वाली के लिए, तो रिलायंस तो होगा इसके अंदर। और रिलायंस वाले यूजुअली क्या करते हैं पता है, मई जून में ही अपने एजीएम सल्टा देते हैं, अच्छा दिखाने के लिए हमारा तो हो गया नक्की सब कुछ अच्छे से, विद इन 5 months। और उनको ना उस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट भी करना पड़ता है पोर्टल पर। कोई देखा है कभी होते हुए? ओके हम लोगों ने ना आज से 7 साल आगे एजीएम करवाया था। आई विल शो यू अ ब्यूटीफुल वीडियो आफ्टर 6 क्लासेस। याद दिलाना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो सीएस थे, तो हम लोग ने एक जगह बुक किया था, 40,000 रुपया लगा था। बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं है डलहौजी में, या इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहां पे हम लोग नकली शेयर होल्डर्स बनाए थे, कुछ लोगों को नकली डायरेक्टर्स बनाए थे टाई वाई पहना के, ऊपर स्क्रिप्ट लिखा गया था कि तमाशा क्या क्या होता है एजीएम में। वो वीडियो जरूर देखना चाहिए आफ्टर 6 क्लासेस। वो एग्जाम का नहीं है, पर उससे कॉन्सेप्ट खिलकर सामने आ जाएगा, हाउ द थिंग्स फंक्शन। सो दैट इज द एडवांटेज इफ यू आर ज्वाइनिंग अस। आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी, मजा सब कुछ मिलेगा, पर क्लास में लगातार आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, विल मीट अगेन फॉर मोर। वो जो एक बच गया ना, वो अगले क्लास के लिए, ताकि तड़प बना रहेगा आने के लिए। पर है कुछ जबरदस्त एक चीज है कि कैसे शब्दों के फेर से मीनिंग चेंज हो जाता है। सी यू बाय। फोन नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिएगा 9830259002। बाय।